हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी कवर किया था। इस लेक्चर में बात करेंगे टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की। मैं थोड़ा सा कंपैरिजन भी करके चलूंगा दोनों के बीच में, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूं आपको कि जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है, इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी का मेजर रोल रहता है। स्टूडेंट्स, आईजीजी या आईजीएम, ये एंटीबॉडीज टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में अपना मेजर रोल प्ले करती है। ऑन द अदर हैंड, जब लास्ट टाइम टाइप 1 क्या था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आईजीई एंटीबॉडी उसमें मेन रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे कौन सी है? आईजीजी एंड आईजीएम। एंड व्हाट अबाउट एंटीजन्स? अब देखिए, टाइप 1 जो लास्ट टाइम किया था उसमें एंटीजन बाहर से आ रहा था, आउटसाइड से आ रहा था, एनवायरनमेंट से आ रहा था बेसिकली, और वो कोई एलर्जन था लाइक डस्ट, पोलन ग्रेन वगैरह वगैरह। यहाँ पे जो एंटीजन है ये इंट्रिंसिक भी हो सकता है, एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है। ऑलराइट, बॉडी के अंदर भी एंटीजन प्रेजेंट हो सकता है, या बॉडी के बाहर से भी बॉडी के अंदर एंटीजन एंटर कर सकता है। दोनों एग्जांपल्स को मैं कवर करूंगा। इंट्रिंसिक के केस में एक एग्जांपल आपका, दैट इज यू कैन से एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। अब जो ये प्रॉब्लम है ये देखने को मिलेगी आपको प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से डिटेल में इस वीडियो को देख सकते हैं। इंट्रिंसिक का थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी जिक्र करूँगा इस वीडियो के अंदर भी। एक्सट्रिंसिक के केस में एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं हम, ड्रग इंड्यूस्ड हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी लाइक पेनिसिलिन, कि अगर मान लो कोई पेशेंट बीमार है, उसको पेनिसिलिन दे दी है और पेनिसिलिन जाकर के किसी तरह की हाइपर सेंसिटिविटी कॉज कर रही है, तो दैट कम्स अंडर एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ओके, अब इन दोनों को हम आगे डिटेल में करने वाले हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं आरबीसी के बारे में। आज का हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा एक्सट्रिंसिक पे, क्योंकि इंट्रिंसिक पे ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। तो मान लीजिए ये आरबीसी है, हेल्दी आरबीसी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर अभी, ठीक है, ये अपना नॉर्मल काम कर रही है। अब मान लो जिस बंदे की ये आरबीसी है वो बीमार हो गया, वो गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसको एज अ मेडिसिन उसको दे दी पेनिसिलिन। ओके, डॉक्टर गेव हिम पेनिसिलिन। अब नॉर्मली तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, ठीक है, वो ट्रीटमेंट के लिए दी है। कई बार क्या होता है कि ये जो पेनिसिलिन है, मान लो कि पेनिसिलिन का जब बॉडी के अंदर गई तो पेनिसिलिन का कोई पीस टूट के, पेनिसिलिन का कोई पीस टूट के और पहले ही जाकर के आरबीसी के सरफेस पे अटैच हो गया लाइक दिस। अब ये सेपरेट जो पीस है ये एंटीजेनिक काम करेगा, मतलब कि ये इस पूरी आरबीसी को एज ए एंटीजेनिक बना देगा, ताकि ये जो आसपास की जो सेल्स होंगी उनको लगेगा कि ये नॉर्मल सेल नहीं रही। अब पहले आरबीसी नॉर्मल थी, बट जैसे ये पीस अटैच हुआ, इस पीस ने आरबीसी को एंटीजेनिक बना दिया। ठीक है, एक केस तो ये हो सकता है। एक चीज़ और हो सकती थी यहाँ पे कि पेनिसिलिन आती और जैसे ही पेनिसिलिन इस पर टच होती तो यहाँ पे जहाँ पे ये टच हुई है आरबीसी पे, यहाँ के कुछ प्रोटीन्स को इसने मॉडिफाई कर दिया, केमिकली मॉडिफाई कर दिया। यहाँ पे तो एक पीस आकर के अटैच हुआ है, और यहाँ पे जब अटैचमेंट होती है तो ये कोवेलेंटली अटैच होता है। ओके, यहाँ पे जो अटैचमेंट हुई है, यहाँ पे केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ है, जिससे आरबीसी का कोई प्रोटीन मॉडिफाई हो गया है, एंटीजेनिक हो गया है बेसिकली। ठीक है, तो ये एक दूसरा केस हो सकता है। तो दोनों ही केस में पेनिसिलिन ने आरबीसी को क्या कर दिया है? आरबीसी को एंटीजेनिक बना दिया है। नाउ व्हाट विल हैपन? अब इस आरबीसी के ऊपर, क्योंकि आरबीसी अब एंटीजेनिक बन गई है, तो आरबीसी के ऊपर
एंटीबॉडीज आना स्टार्ट कर देंगी। दिस इज आरबीसी और हियर इज द मॉडिफाइड प्रोटीन। नाउ this is antibody. As I told you, two type of antibodies will be responsible, या तो IgM या फिर IgG। मेनली IgM बाइंड होती है, ठीक है। सो मान लीजिए कि ये एंटीबॉडी है आई और इसके ऊपर आकर के अटैच हो गई लाइक दिस। ऑल राइट, अब यहाँ पे भी एक बात नोटिस करने की है स्टूडेंट्स, लास्ट केस में टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर जो एंटीबॉडी अटैच हुई थी वो इस टाइप से अटैच नहीं हुई थी। देखो मैं थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। थोड़ा सा साइड में बनाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए लास्ट केस में, ये टाइप 1 का बता रहा हूँ मैं आपको, उसमें क्या हुआ था, मस्ट सेल के ऊपर जो एंटीबॉडी अटैच हुए थे वो कुछ इस टाइप से अटैच थे लाइक दिस, ठीक है। तो ये इनका जो फॉर्क थी ये ऊपर की तरफ थी और नीचे वाला ये इस टाइप से। यहाँ पे देखो उल्टा है, ठीक है ना। तो ये इस पोर्शन को हम बोलते हैं एफसी रीजन। एफसी रीजन या कांस्टेंट रीजन भी आप बोल सकते हैं, और कांस्टेंट रीजन। अब इस केस में कांस्टेंट रीजन ऊपर की तरफ है, ये कांस्टेंट रीजन फ्री है, बट यहां पे कांस्टेंट रीजन फ्री नहीं था, वो मस्ट सेल के साथ में अटैच था। एफसी रीजन नॉट फ्री, इट वाज नॉट फ्री इन टाइप 1, बट यहां पे देखिए एफसी रीजन फ्री है। सो क्यों बताया मैंने आपको, इसका एक रीजन है। एफसी रीजन जैसे ही, मतलब कि जब एंटीबॉडी किसी भी एंटीजन के साथ अटैच होती है और अगर उसका एफसी रीजन फ्री हो तो ये एफसी रीजन एक तरह का रेडियो का काम करता है, एंड इट विल सिग्नल टू कॉम्प्लीमेंट्री पाथवे, और ये क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। सो लेट मी राइट इट हियर। एफसी रीजन क्या करेगा, एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम थ्रू क्लासिकल पाथवे। दिस इज पी पाथवे। अब ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है और ये क्लासिकल पाथवे क्या है, दैट इज द क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं अलग अलग कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की बात करूंगा। अलग अलग तरह के कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होते हैं, लाइक क्लासिकल, मतलब उसमें अलग अलग पाथवे होते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर, लाइक क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेट पाथवे, लैक्टीन पाथवे। तो मैं उनके ऊपर अलग अलग डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बस इतना सा ध्यान रख लेना है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर 30+ प्रोटीन्स होती है जो किसी पैथोजन के डिग्रेडेशन में रोल प्ले करती है। 30+ प्रोटीन्स जो क्या करती है, किसी पैथोजन या किसी एंटीजन के डिग्रेडेशन में या उसको डिस्ट्रॉय करवाने में हेल्प करती है। ओके, ये चीज ध्यान रख लेनी कॉम्प्लीमेंट के बारे में। वेल, यहां पे देखिए अब एफसी रीजन फ्री है और एंटीबॉडी अटैच हो गई है एंटीजन के ऊपर। सो एंटीबॉडी क्या करेगी, सिग्नल प्रोड्यूस करेगी जिससे कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगी। सो 3 मेजर प्रोटीन्स यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो वो मैं तो नेक्स्ट पेज पे आपको बताऊंगा कि क्या सिनेरियो रहेगा। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम चलेगा, इसमें भी आगे 2 काम हो सकते हैं, या तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट हो सकता है, या मैक
दैट इज मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स. लेट मी राइट. इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के अंदर क्या होगा देखिए. फॉर एग्जाम्पल दिस इज आरबीसी और ये आरबीसी के ऊपर कोई प्रोटीन मॉडिफाइड है दैट इज एक्ट एज एंटीजन, और इसके ऊपर बताया मैंने आपको एंटीबॉडी आकर के अटैच हो गया दैट इज मेनली IgM, बट इट कुड बी IgG. अब ये क्या कर रही है, सिग्नल भेज रही है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को. तो जो मेन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होंगी, तीन के नाम आपको ध्यान रखने हैं. C3A, लेट मी चेंज द कलर, C3A, C4A एंड C5A सब में रखना है. ओके, तो ये 3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आपको ध्यान रखनी है जो इस कास्केड को, इस प्रोसेस को इनिशिएट करने में मेजर रोल प्ले करती है. ये तीनों कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स क्या करेंगी, दे विल शो कीमोटैक्टिक इफेक्ट. दे विल शो कीमोटैक्टिक, या सिंपल लिख लेंगे कीमोटैक्सिस. कीमोटैक्सिस का मतलब क्या है? कीमोटैक्सिस का मतलब होता है बच्चों, ये फैगोसाइटिक सेल्स को इन्विटेशन दे रही है. कीमोटैक्सिस का मतलब क्या होता है आम भाषा में बात करें तो, कि जो फैगोसाइटिक सेल्स होती है लाइक न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, उनको इन्विटेशन देना, उनको यहाँ पे लोकेशन पे बुलाना. सो यहाँ पे लिख देता हूँ इनवाइट लाइक न्यूट्रोफिल्स, इनवाइट न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस एट्सेट्रा एंड डिफरेंट अदर सेल्स. ये क्या करेंगे आते ही, क्योंकि आरबीसी अब एंटीजेनिक हो चुकी है, सो आते ही इसको डेस्ट्रॉय कर देंगी. दिस इज वन थिंग. ठीक है, इन दिस वे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स यहाँ पे चल रहा है. इसी के साथ में एक प्रोसेस और भी हो सकता है, बिकॉज हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन एक और तरीके से हो सकता है, मैक पाथवे से. नाउ व्हाट इज मैक पाथवे, व्हाट इज मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स. देखिए, मान लो ये है आरबीसी. आरबीसी को राउंड बनाते हैं सो दैट द प्रोसेस विल बी क्लियर टू यू. इसके अंदर आपको 4 मेन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स ध्यान रखनी है, दैट इज C5B. उसके बाद बाकी नॉर्मल है C6, C7 एंड C8. ओके, सो 5, 6, 7, 8, बस 5 के पीछे B लगा हुआ है, बाकी नॉर्मल है 6, 7, 8. और इधर भी लिख लीजिए C5B, C6, C7 एंड C8. तो ये सारी की सारी प्रोटीन्स जो है आरबीसी के सरफेस पे कलेक्ट हो जाएंगी. अब इन 8 प्रोटीन्स को, देयर आर 8 प्रोटीन्स, इन सभी प्रोटीन्स को C9 प्रोटीन आकर के बाइंड कर देगी. सो दिस ग्रीन कलरेशन इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर C9 प्रोटीन. ओके, ये ग्रीन कलर से जो बना रहा हूं दिस इज एक्चुअली C9. तो C9 क्या कर रही है, इन सभी को आपस में जोड़ रही है, इन सभी को आपस में अटैच करने का काम कर रही है C9. जैसे ही ये सारी प्रोटीन्स मतलब कि C5B, 6, 7, 8 आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, कनेक्ट होते ही एक सर्कल बन गया, एक रिंग बन गया, और ये रिंग क्या करेगा, आरबीसी के अंदर एक यू कैन से पंक्चर कर देगा, एक पोर क्रिएट कर देगा. दिस रिंग विल मेक अ पोर इन दी आरबीसी. और पोर हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि आरबीसी क्या हो जाएगी, लीक हो जाएगी. आरबीसी विल लीक आउट. अब आरबीसी अगर लीक हो गई, छेद हो गया आरबीसी के अंदर, तो आरबीसी के अंदर जितना भी मटेरियल है वो सारा का सारा मटेरियल बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, आरबीसी का मटेरियल बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा. और ऑब्वियसली बात है, अगर सेल का सारा मटेरियल बाहर निकल गया तो सेल विल बी डाई. ओके, सेल की डेथ हो जाएगी. यहाँ पे इन दोनों तरीकों से सेल डेथ हो सकती है. एक और तरीका मैं बताता हूँ. देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मेन एंटीबॉडी है दिस इज IgM. अगर आप IgG यहाँ पे होती तो क्या होता, ये भी आप देख लेते हैं.
For example, this is RBC and here is IgG. IgG जो है ये काफ़ी प्रोन है मैक्रोफेज के, मैक्रोफेज जो सेल होती है उसको काफ़ी अट्रैक्ट करती है जो IgG एंटीबॉडी होती है। तो जैसे ही ये IgG RBC के सरफेस पे अटैच होगी, मैक्रोफेज आएगी यहाँ पे, दिस इज मैक्रोफेज, और आते ही क्या करेगी, इसको चबा जाएगी। ठीक है, दीज आर द टिथ ऑफ मैक्रोफेज। जनरली टिथ तो नहीं होते, बस आपको बस समझ में आ जाए अच्छे से, इसलिए तो इसको सेल को चबा जाएगी ये। ठीक है, दिस इज फैगोसाइटोसिस सिंपली। तो ये भी एक तरीका हो सकता है IgG के केस में। तो ये दोनों ही जो पाथवे हैं, इन्फ्लामेटरी पाथवे एंड मैक पाथवे, दिस बोथ पाथवे आर कॉल्ड साइटोटॉक्सिक पाथवे। इन दोनों ही पाथवे को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम साइटोटॉक्सिक पाथवे। वाई वी कॉल देम साइटोटॉक्सिक पाथवे, बिकॉज यहाँ पे सेल की डेथ हो रही है। ठीक है, दोनों ही केस में आपने देखा सेल डेथ हो रही है, इसलिए साइटोटॉक्सिक पाथवे। हियर लेट मी राइट सेल डैमेज और यू कैन से टिश्यू डैमेज होता है। अब साइटोटॉक्सिक पाथवे का एक और नाम है, इसको ADCC पाथवे भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ADCC पाथवे और मैकेनिज्म। ओके, सो साइटोटॉक्सिक पाथवे हमने समझ लिया अच्छे से। अब साइटोटॉक्सिक पाथवे से कौन कौन सी डिजीज ऑर्गेनाइज हो सकती है, या कौन कौन सी ये जो पाथवे है साइटोटॉक्सिक किस किस तरह की डिजीज को पैदा कर सकते हैं, ये हमें एग्जांपल देखने हैं। गुडपास्चर सिंड्रोम, then hemolytic anemia, and one is acute rheumatic fever, and one is blood transfusion incompatibility. स्टूडेंट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न पे सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है मैंने, ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। होता क्या है, मान लो किसी का बंदे का ब्लड ग्रुप है A, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसको B ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया, तो दैट इज़ इनकम्पैटिबिलिटी, उसको गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, तो उसके कारण भी इस तरह का मैकेनिज्म उसकी बॉडी के अंदर हो सकता है, दैट इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इनकम्पैटिबिलिटी। डिटेल में समझना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, जा करके देख सकते हो। ओके, तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। अब मैं बात करूंगा, ये तो था हमारा साइटोटॉक्सिक पाथवे, इसके अलावा एक यू कैन से नॉन साइटोटॉक्सिक पाथवे भी है। तो चलिए उसको समझ लेते हैं अब क्या है। है ये जो नॉन साइटोटॉक्सिक मैकेनिज्म या पाथवे है, इसके अंदर सेल या टिश्यू डैमेज नहीं होगा, देयर विल बी नो सेल और नो टिश्यू डैमेज। तो होगा क्या, सिर्फ उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा, या और यू कैन से जो पहले नॉर्मल फंक्शन कर रहा था कोई भी सेल या कोई भी पर्टिकुलर टिश्यू, वो अब नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा, इट्स फंक्शन विल बी मॉडिफाइड, और सिंपली यू कैन राइट इट विल शो एबनॉर्मल फिजियोलॉजी। और फंक्शन, एक एग्जाम्पल लेता हूँ एक डिजीज का जहाँ पे नॉन साइटोटॉक्सिक पाथवे आपको देखने को मिल सकता है, दैट इज मिस्थैनिया ग्रेविस। अब इस डिजीज के अंदर क्या होता है, पहले आपको नॉर्मल सिचुएशन बताता हूँ कि नॉर्मली क्या सीन है। स्टूडेंट्स, मान लीजिए दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ ए न्यूरॉन। ओके, दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ ए न्यूरॉन।
यहाँ पे है, हियर इज अ चैनल, और यू कैन से हियर इज अ सोडियम चैनल, यस दिस इज सोडियम चैनल। और इसके बिल्कुल बगल में, इसके बिल्कुल पास में यहाँ पे एक रिसेप्टर है, दिस इज द रिसेप्टर फॉर एसिटाइल कोलाइन, एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर। इसके जस्ट ऊपर मान लीजिए दिस इज एक्सोन एंड बल्ब, और एक्सोन एंड बल्ब के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, दीज आर साइनेप्टिक वेसिकल्स, बुलबुलों के जैसे होते हैं, विच आर फिल्ड विद द न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज एसिटाइल कोलाइन। इनके अंदर ऐसे भरा हुआ है एसिटाइल कोलाइन। यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज एसिटाइल कोलाइन। जब ये साइनेप्टिक वेसिकल्स रप्चर होते हैं तो ऊपर से ये एसिटाइल कोलाइन ऐसे बरसता है जैसे बारिश होती है, लाइक दिस एसिटाइल कोलाइन। अब ये एसिटाइल कोलाइन इस रिसेप्टर पे आके अटैच होगा। जैसे ही एसिटाइल कोलाइन यहाँ पे रिसेप्टर पे अटैच होता है तो सोडियम आयंस, सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा। ओके, व्हाट आई सेड, जैसे ही एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर पे आके बाइंड होगा वैसे ही सोडियम, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस सोडियम चैनल विल ओपन हो जाएगा। तो जो सोडियम आयंस यहाँ पे थे बाहर, वो अंदर एंट्री करना स्टार्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, इम्पल्स आगे बढ़ जाएगी, यानी कि जो न्यूरॉन का जो मैसेज था वो आगे जाएगा और फर्दर मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। इट विल लीड टू मसल कॉन्ट्रैक्शन, प्रॉपर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये तो नॉर्मल पाथवे है भाई, अभी तक बंदे को बीमारी नहीं हुई है तब इस तरह से होता है। अगर मिस्थैनिया ग्रेविस हो जाए तो उसमें क्या होगा, अब हमें वो समझना है। डिजीज कंडीशन अब आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो उसके केस में क्या होता है, अब मैं सिर्फ नीचे वाला आपको बता देता हूँ। दिस इज योर दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यहाँ पे है दिस इज सोडियम चैनल, ओके, और इसके पास में है रिसेप्टर, दैट इज रिसेप्टर फॉर एसिटाइल कोलाइन। डिजीज के केस में इस रिसेप्टर के ऊपर एंटीबॉडी आकर के बाइंड हो जाती है। ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के केस में होता है। ओके, जब बॉडी की जो सेल्स होती है वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स को या टिश्यूज़ को अपना दुश्मन समझ लेती है, तब ऐसा होता है। तो यहाँ पे ACH, उनको लग रहा है कि जो ACH है ना वो एंटीजेनिक है, तो एंटीबॉडी आएगी और आ करके इसके ऊपर अटैच हो जाएगी। दिस इज एंटीबॉडी। तो बेसिकली एंटीबॉडी ने यहाँ पे क्या कर दिया, एसिटाइल रिसेप्टर को, ACH रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया है। अब ACH यहाँ पे एसिटाइल कोलाइन आकर के यहाँ पे बाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि एसिटाइल कोलाइन यहाँ पे बाइंड नहीं हो सकता है तो चैनल विल बी क्लोज, चैनल ओपन ही नहीं होगा। सो देयर विल बी नो एंट्री ऑफ सोडियम आयन, दिस इज नो एंट्री फॉर सोडियम आयंस। अब सोडियम आयन की अगर एंट्री नहीं होगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली जो काम हो रहा था वो नहीं होगा। दैट मीन्स इट विल नॉट फॉलो द मसल कॉन्ट्रैक्शन, नो, और यू कैन से पुअर मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं स्टूडेंट्स की सेल डैमेज नहीं हुई है। देखो सेल यूं की यूं है, सेल यूं की यूं है, सिर्फ सेल का जो फंक्शन है वो मॉडिफाई हो गया है। अब उसका सोडियम चैनल अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए सोडियम एंटर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एसिटाइल कोलाइन का जो रिसेप्टर है दैट इज ब्लॉक्ड बाय एंटीबॉडी, दैट कुड बी IgG और IgM। सो दिस इज नॉन साइटोटॉक्सिक पाथवे। तो ये दो तरीके हो सकते हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के केस में। तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के केस में सेल को नुकसान करने के दो तरीके हो सकते हैं। वन कुड बी साइटोटॉक्सिक पाथवे, cytotoxic pathway that was also called ADCC, that was antibody dependent cellular cytotoxicity, और दूसरा non cytotoxic
टॉक्सिक। तो दोनों मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया है। इस वीडियो के जो नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे बात करूँगा टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। थैंक यू सो मच।